एपिसोड की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है जो कि लुयाओ नाम की चाइनीज कॉमिक कंपनी ने अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए रखवाई थी। कंपनी का डायरेक्टर लिन है जो कि हमारी कहानी का लीड एक्टर भी है। हम देख पाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वहाँ पर मौजूद ना होकर किसी और रूम में बैठकर कुछ ऑडियो सुन रहा था। तभी उसके असिस्टेंट जाओ उसे बुलाने के लिए आती है, पर लिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तब तक लिन गायब हो चुका था। इसीलिए मिस्टर जैंग जो कि कंपनी के इन्वेस्टर हैं, वो जाओ को अकेले कॉन्फ्रेंस में आता हुआ देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। जैंग फिर स्टेज पर जाकर लुयाओ के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि इस बार हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट लाइन डबिंग एक्टर्स को बुलाया था, लेकिन जब मीडिया के सामने वो क्लिप दिखाई जाती है तो उसके अंदर कोई साउंड ही नहीं था, जिस बात पर सभी मीडिया वाले सवाल करने लग जाते हैं। तभी लिन भी वहां पर पहुंच जाता है जो मीडिया को बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट में बेस्ट वॉइस डालना चाहते हैं और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट सभी के सामने आएंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी तभी मिस्टर जैंग गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं और जाओ भी उनके पीछे पीछे जाती है। इधर लिन से मीडिया वाले मिस्टर माई के बारे में सवाल करते हैं। असल में मिस्टर माई एक बहुत ही फेमस वॉइस एक्टर और सभी का आइकन हुआ करता था, लेकिन अचानक से वो इंडस्ट्री से गायब हो गया और कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये पर्सन है कौन। जब प्रेस के लोग लिन से इस बारे में सवाल करते हैं तो पास्ट के इंसिडेंट को याद करने लगता है जिसमें एक लेडी अवार्ड विनर मिस्टर माई को अनाउंस करती है और लिन जो कि स्टेज के बैक साइड में था वो वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। ये सब याद करके लिन प्रेस वालों को जवाब देता है कि ये नामुमकिन है। सीन अब हमारी लीड यूशी पर आता है जिसका हमेशा से ही ड्रीम था कि वो एक वॉइस डबिंग एक्टर बने, लेकिन वो फिलहाल एक कॉफी शॉप में जॉब करती है और वहाँ पर अपनी डबिंग स्किल से सारे कस्टमर्स को इम्प्रेस करती है। उसका कजन श्याओटियान भी उसी शॉप पर जॉब करता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि यूशी बहुत ही प्यारी लड़की है और वो कॉफी शॉप के अंदर ब्लाइंड बच्चों के लिए डोनेशन भी इकट्ठा करती है। फिर वो यहाँ पर अपनी डबिंग स्टाइल में एक लड़की को कॉफी सर्व करती है, जो देखकर वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और लूसी के एप्रन पर लगा हुआ माई का बैज देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी माई की फैन हो, तो वो खुश होकर बताती है कि हाँ मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माई इतने सालों के लिए रिटायर हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी और जैंग काफी गुस्से में था, तो जाओ उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि इस नए प्रोजेक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है और वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ वक्त के लिए ना करने के लिए कहती है क्योंकि इसका कंपनी की इमेज पर गलत असर पड़ रहा है। तभी लिन भी वहां पर आ जाता है जिसे देखकर जैंग उसे ब्लेम करता है कि वो बस बेवजह उनके पैसे कंज्यूम कर रहे हैं। लिन उसे समझाता है कि अगर हम ऐसे ही किसी डबिंग एक्टर को उसकी पॉपुलैरिटी देखकर चूज कर लेंगे और उसकी वॉइस अगर प्रोजेक्ट के कैरेक्टर से मैच नहीं हुई तो ऑडियंस भी पैसे नहीं देगी, लेकिन जैंग अपनी बात पर अड़ा हुआ था और वो फे नाम की एक बहुत ही फेमस एक्टर को चूज करने की बात कहता है, लेकिन लिन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। जैंग लिन को याद दिलाता है कि उसने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए सारी प्लानिंग कर ली है और अगर प्रोजेक्ट के तैयार होने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो उसका जवाब तुम्हें सभी लोगों को देना होगा। जिन दोनों की बहस को रोकने के लिए जाओ बीच में बोल पड़ती है और जैंग से कहती है कि प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिन और मुझ पर छोड़ दो, जो सुनकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लिन फिर जाओ को बताता है कि डबिंग क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट आज दोपहर से शुरू हो जाएगी, जो बात सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि इसे इस बारे में लिन ने पहले कुछ भी नहीं बताया था। सीन अब लूसी पर आता है जो कि डबिंग क्लासेस के लिए इंटरव्यू देने की जल्दी में होती है और वो जल्दी जल्दी कॉफी शॉप से निकलती है, जहाँ कंपनी की तरफ जाते हुए उसको उसकी आंटी जैंग का कॉल आता है जो कि उसे एक शॉर्ट फिल्म की डबिंग रिकॉर्ड करके उसे सेंड करने के लिए बोलती है क्योंकि वो ऐसे ही कई सारे शॉर्ट फिल्म्स और एड्स की डबिंग वगैरह किया करती थी। लूसी बोलती है कि उसे जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो उन्हें रिकॉर्ड करके भेज देगी। सीन अब लिन और जाओ पर आता है जहाँ ये दोनों कार के अंदर एक साथ कंपनी की तरफ जा रहे थे। लिन यहाँ पर उसे जैंग के सामने उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर जाओ अभी भी उसे थोड़ी नाराज थी। दूसरी तरफ लूसी इंटरव्यू के लिए कंपनी में पहुंच जाती है और पूरा ऑफिस देखने लग जाती है और ये सब देखकर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी कंपनी का एम्प्लॉय उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वो एक्साइटेड होकर बताती है कि वो फैंगलिन की डबिंग क्लास के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई है। अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तभी उसे उसकी आंटी का फिर से कॉल आ जाता है जो कि उसे तुरंत रिकॉर्डिंग करके भेजने को कहती है, जहाँ लूसी को भी सामने एक खाली रूम दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग के लिए सही जगह है, इसलिए वो उस रूम में जाकर वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगती है। जब वो रिकॉर्डिंग कर ही रही थी तभी लिन भी पास के रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए आता है और दोनों रूम के बीच एक कॉमन विंडो थी। यूशी अब जो स्पीच डब कर रही थी उसकी डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जैसे वो किसी को इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए पैसे देने की बात कह रही हो। ये सारी बातें लिन सुन लेता है और वो जैसे ही विंडो के पास जाकर सुनने की कोशिश करता है तब लूसी को पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो फटाफट से नीचे बैठ जाती है और विंडो ब्लाइंड खोलकर लिन को देखने की कोशिश करती है, पर लिन ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो उसे देखती रह जाती है। लिन यहाँ पर यूशी का चेहरा तो नहीं देख पाता, पर वो जैसे ही उसकी आंखें देखता है तो यूशी फटाफट वहां से भाग जाती है। जब तक लिन उस रूम में जाकर देखता है तब तक यूशी वहां से जा चुकी थी। इतने में वहां पर जाओ भी पहुंच जाती है और लिन को इंटरव्यू में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यूशी उस हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तभी जीवे नाम का स्टूडेंट
स्टूडेंट आकर उससे पूछता है कि क्या उसने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सभी स्टूडेंट्स को 4 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। और यहाँ पर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल देखकर वो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो बाइसे की फैन है। तो यूशी बताती है कि वो बाइसे की नहीं बल्कि माई की फैन है, जो सुनकर जीवी कहता है कि वो कुछ साल पहले नेशनल आइकन था, लेकिन अब तो शायद वो मर चुका है। जो बात सुनकर यूशी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। तो जीवी उसे सवाल करता है कि भला वो अचानक से गायब क्यों हो गया, और यहाँ पर फिर वो खुद ही गेस करने लग जाता है कि उसने ना जरूर कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ली होगी। जो सब सुनकर लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से में आ जाती है। वो उसे माई के बारे में ऐसी बकवास अफवाहें फैलाने से मना करती है। तो जीवी उसे याद दिलाता है कि जो कपड़े वो पहन कर आई है वो उनके साथ स्टूडियो की शर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कपड़ों पर लगी बीट्स एक दूसरे से टकराकर आवाज करेंगे, जो कि उसके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर लूसी फटाफट से वेटिंग रूम में जाती है और अपना अपर जैकेट वहीं पर छोड़ देती है और अपनी टी शर्ट पर लगी बीट्स भी एक एक करके निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरव्यू चल रहा होता है और योशी भी रिकॉर्डिंग रूम में अपने ग्रुप की बाकी 3 स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती है। जीवे भी उसी ग्रुप में था, जहाँ योशी उसे कपड़ों के बारे में बताने के लिए थैंक्स कहती है। अब जैसे ही सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना शुरू करते हैं तो लिन यहाँ पर योशी को बीच में ही रोक देता है और उसे स्टूडियो से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचान गया था। जहाँ लिन बिना उसे कोई रीजन दिए ये कहकर बाहर निकाल देता है कि अब वो एलिमिनेटेड है। योशी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी लिन जवाब देता है कि क्या वो नहीं जानती कि इसका क्या रीजन है। ये बोलकर वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है और योशी बाहर ही रह जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे थे, जहाँ योशी अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी और लिन का इंतजार कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था तो लिन भी अपने घर के लिए निकल रहा था। अब जैसे योशी लिन को देखती है तो वो उसे दोबारा पूछती है कि उसने भला उसे एलिमिनेट क्यों किया। तो लिन उसे ये कहकर निकाल देता है कि फ्रैंकलिन झूठे लोगों को रिक्रूट नहीं करता। जिसकी ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब योशी भागते भागते लिन के पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन लिन नहीं रुकता। योशी यहाँ पर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करती है जो कि लिन ने सुनी थी, पर वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। उसी टाइम जब लिन अपनी कार का गेट बंद कर रहा था तो योशी की वुलन शर्ट का धागा भी उसकी कार की गेट में अटक जाता है। अब लिन जैसे ही कार लेकर आगे जाने लगता है तो इतने में योशी को पता चलता है कि उसकी शर्ट का धागा कार के साथ साथ निकले जा रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसी जगह पर नीचे बैठ जाती है। जिसकी आवाज सुनते ही लिन जैसे उसे साइड मिरर में नीचे बैठा हुआ देखता है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है, और जब वो तुरंत अपनी कार का गेट खोलता है तो वो सारा मामला समझ जाता है। इसलिए वो पूरा धागा रोल करते हुए उसके पास पहुंचता है। तभी योशी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और लिन को सुनाती है, पर वो तो अभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई और भी कपड़े हैं। तो योशी बताती है कि उसकी जैकेट वेटिंग रूम में रह गई है, इसलिए वो अपना कोट निकालकर उसे पहना देता है। योशी अब यहाँ पर उसे दूसरा चांस मांगती है। वो लिन से कहती है कि वो गिव अप नहीं करना चाहती, लेकिन लिन उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लिन फिर उसके कपड़े लेने के लिए ऑफिस में जाता है। तब योशी डबिंग करना शुरू कर देती है। अब पहले तो लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो लिन भी उसकी डबिंग सुनने लग जाता है और एक एक करके उसकी कमियां निकालता है, जो देखकर वो बार बार इम्प्रूव करके डबिंग करती है। लिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें डबिंग पसंद क्यों है। लूसी बोलती है कि वो अपनी बेस्ट वॉइस इस इंडस्ट्री को देना चाहती है, जो सुनकर लिन भी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद वो अपनी कार में उसे उसकी कॉफी शॉप तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ योशी फिर से उससे पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी कोई चांस है, पर लिन से कोई जवाब नहीं देता और अपनी कार का मिरर बंद कर देता है। इसीलिए योशी शॉप की तरफ चली जाती है तो लिन भी वहां से जाने लगता है, पर आगे एक ट्रक सामान लोड कर रहा था। इसी वजह से लिन को वहीं पर रुकना पड़ जाता है। तभी उसकी नज़र योशी की कॉफी शॉप पर पड़ती है और उसमें रखे डोनेशन बॉक्स पर भी। लिन फिर योशी को कस्टमर्स को अपने डबिंग स्टाइल में ऑर्डर सर्व करते हुए देखता है और वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोचता है, पर फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद रास्ते में वो जाओ को कॉल करके कहता है कि मैं डबिंग क्लास की सीट्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, पर जाओ उसे मना कर देती है क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। तो लिन उससे पूछता है कि क्या कंपनी में कोई और वैकेंसी खाली नहीं है। जिसके बाद हम योशी को खुशी से जोर से चिल्लाते और उछलते हुए देखते हैं। वो शाओटियन को बताती है कि कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये बताकर उसे खुशी से झूमने लग जाती है, पर शाओटियन उसकी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब योशी उसे बताती है कि उसे वॉइस एक्ट्रेस नहीं बल्कि फ्रंट डेस्क की जॉब दी गई है। तो शाओटियन कहता है कि वो यही डिजर्व करती है, पर योशी उसे कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि उसे कंपनी में जाने का मौका मिल गया है, मतलब कि अब उसकी डबिंग एक्ट्रेस बनने का सपना जरूर पूरा होगा। इतने में वहाँ पर कॉफी शॉप की ओनर जोंग जी आ जाती है। वो योशी को कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन वो इस बात से थोड़ी सी उदास भी थी कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो योशी उनसे फ्यूचर में भी कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करने की बात कहती है, जिस पर वो भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है, क्योंकि उसी की वजह से उनकी कॉफी शॉप को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। अगले सीन में योशी अपनी टी शर्ट से निकले हुए बीट्स गिन रही थी,
तभी उसे वो मोमेंट याद आता है जब लिन ने उसे अपना कोट पहनाया था और वो ये सब सोचकर मन ही मन काफी खुश हो रही थी। इसके बाद वो अपने रूम में बनाए हुए माई के कलेक्शन को देखती है और वो उससे ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसके सामने हो। तभी वो उस मोमेंट को याद करती है जब वो माई के लिए एज अ फैन एक मीटिंग में चेयर करने के लिए गई थी। सीन अब लिन पर आता है जो कि कुछ बुक्स को देखकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे जाओ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मिस्टर जैंग डबिंग क्लासेस को लेकर बहुत ही गुस्से हैं और न्यू कमर्स की बजाय फेमस वॉइस एक्टर्स को लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो लिन जवाब देता है कि हमने उनके कहने पर फेदा को लिया तो है। तभी जाओ उसे माई को लेने के लिए कहती है, पर इस बात के लिए लिन साफ साफ मना कर देता है। अब अगले दिन यूशी ऑफिस के लिए निकल जाती है और पूरे रास्ते वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो चेक करने लग जाती है कि कहीं वो गलत टाइम पर तो नहीं आ गई। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है जो कि गेट के पास लगे स्कैनर पर अपना आईडी कार्ड लगाकर स्कैन करता है। ऐसा करने पर जैसे ही बीप की आवाज़ निकलती है तो उसकी आवाज़ सुनकर यूशी काफ़ी घबरा जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लिन बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ है, जिसे अपने इतने पास देखकर एक बार के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। यूशी उससे सवाल करती है कि आखिर उसने उसे इस कंपनी के अंदर जॉब क्यों दी, पर लिन ये कहकर बात टाल देता है कि क्या रिसेप्शनिस्ट को रखने के लिए भी किसी रीजन की जरूरत होगी। जिसके बाद जाओ सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिसमें से जीवे लिंग और शुआंग थे उनको कंपनी के सभी डिपार्टमेंट की विजिट करा रही होती है और यूशी भी उन लोगों के साथ घूमकर ऑफिस देख रही थी। जो फिर सभी को रिहर्सल रूम की तरफ लेकर जाती है और सभी को स्टूडियो रूम भी दिखाती है जहाँ शुआंग स्टूडियो को अंदर से देखने की परमिशन मांगता है, इसलिए वो भी सभी को उसके अंदर जाने देती है। लेकिन यूशी को वहां से ये कहकर भेज दिया जाता है कि फ्रंट डेस्क के एम्प्लॉयज को स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि यूशी ऑफिस का हर तरीके का काम कर रही थी। जब यूशी सारा काम करके रिसेप्शन पर बैठती है तभी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करके घर के लिए निकल रहे थे। यूशी भी उनकी बातें सुनती है कि डबिंग टीचर कितने अमेजिंग है, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ये सब सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर यूशी एक फाइल लेकर लिन के कैबिन में पहुंचती है। जब लिन उस फाइल पर साइन कर रहा था तब यूशी उसका ऑफिस काफी क्यूरियस होकर देखने लग जाती है। साइन करने के बाद लिन उसे डबल शॉट आइस अमेरिकानो विदाउट शुगर कराने के लिए ऑर्डर देता है, इसलिए यूशी ऑर्डर लेने के लिए वहां से जाने ही लगती है। तभी अचानक से वो रुक जाती है और मन ही मन माई का नाम लेती है। फिर वो कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर लिन को देखती है, लेकिन जैसे लिन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम देख पाते हैं कि यूशी के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो अपने बैग से एक बुक निकालती है जिस पर माई का साइन था, जहाँ वो माई के साइन और लिन के साइन को मैच करने के लिए उनकी फोटो लेकर शियाओटियान को भेज देती है क्योंकि वो कंप्यूटर चलाने में जीनियस था। जिसके बाद कंपनी में पॉपुलर वॉइस एक्टर फेदा पहुंचता है जिसका एटीट्यूड थोड़ा सा केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल है। फेदा असल में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के रोल डबिंग करने के लिए आया हुआ था। जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू करता है तब यूशी भी वहाँ पर स्टूडियो के रूम के बाहर पहुंच जाती है और चुपके से उसे डब करते हुए देखने लग जाती है। जहाँ शेड में बैठी हुई टीचर जिसका नाम विकी था वो फेदा को रोकती है और उसे डबिंग सही से करने के लिए कहती है क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ फोन में था और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये सब यूशी बाहर से देख रही थी। तभी लिन भी वहाँ पर आकर उसे देख लेता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है, पर लूसी अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। वहीं टीचर विकी फेदा को फिर से रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक से डबिंग नहीं कर रहा था, पर वो उसे जवाब देता है कि मुझे जल्दी है और क्या हम रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म नहीं कर सकते। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर लिन को काफी गुस्सा आ जाता है और फेदा के रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल यूज करने को लेकर इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। लिन उसे प्रोजेक्ट के कैरेक्टर के बारे में पूछता है जिसकी डबिंग उसको करनी थी, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता और ये बहस इस हद तक जाती है कि फेदा गुस्से में कंपनी से जाने का डिसीजन ले लेता है, जिनकी आर्ग्यूमेंट फेदा का असिस्टेंट अपने फोन में से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो दोनों बाद में मिलकर लिन को ब्लैकमेल कर सके। सीन अब जाओ और लिन पर आता है जहाँ पर जाओ से बताती है कि मिस्टर झांगू से फेदर से आर्ग्यूमेंट करने की वजह से अपसेट है और जाओ भी उसे थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी न किसी वॉइस एक्टर की जरूरत तो थी ही। जाओ लिन से पूछती है कि क्या वो फेदर के जैसे बन सकता है और साथ में उसे कंपनी के लिए और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहती है। ये कहने के बाद जाओ लिन की टेबल का ड्रॉर खोलकर वहां से चली जाती है। उस ड्रॉर के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसे लिन बाहर निकालता है और उसमें काफी यूनिक हेडफोन्स रखे थे जिन्हें लिन बाहर निकलकर बड़े ही अलग वे में देखने लग जाता है, जैसे ये हेडफोन्स उसके लिए बहुत ही खास हो। दूसरी तरफ यूशी शियाओटियान को कॉल करके सिग्नेचर्स के बारे में पूछती है। तभी वो बताता है कि दोनों साइन 90% तक मिलते हैं, जो सुनकर यूशी लिन की खाने की हैबिट्स, हैंड राइटिंग और उसकी डबिंग की नॉलेज को माई से कंपेयर करने लग जाती है और वो थोड़ी सी शॉक भी होती है क्योंकि लिन की इतनी सारी चीज़ें माई से कैसे मिलती थी। ये उसके मन में ये सवाल भी आता है कि कहीं लिन ही तो नेशनल आइकन माई हो। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि अपने हेडफोन्स के साथ स्टूडियो में एंटर करता है। इतने भी यूशी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लिन को चुपके से देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र लिन के हेडफोन्स पर पड़ती है, जिन हेडफोन्स को वो पहले भी कहीं पर देख चुकी थी और उसे याद आता है कि ये किसी और के नहीं बल्कि माई के हैं।
ये सब देखकर वो इतनी खो जाती है कि अपने सामने लगी ट्रांसपेरेंट विंडो भी उसे दिखाई नहीं देती और उसके फेस से विंडो टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है और लिन उसे देख लेता है, जिसे देखकर वो अपने हेडफोन्स निकालकर ड्रॉर में डाल देता है और यूशी शेड के अंदर पहुंचती है, जिसे लिन वहां से जाने के लिए कहता है। पर यूशी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और उसे जोर से माई कहकर बुलाती है। पहले तो लिन अनजान बनने की कोशिश करता है, पर यूशी उसे कहती है कि मतलब आप ही माई है ना, जिस बात से वो साफ साफ इनकार कर देता है। पर यूशी उसकी बात नहीं सुनती। यूशी अब एक एक करके उन दोनों की सारी सिमिलैरिटीज के बारे में बताने लग जाती है, पर लिन इन सभी बातों को सिर्फ कोइंसिडेंस बताता है। लेकिन यूशी अपनी बातों पर अड़ी रहती है। वो लिन से हेडफोन्स के बारे में पूछती है, क्योंकि वो हेडफोन्स माई के खास कस्टमाइजेशन के थे जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकते। तो लिन बोलता है कि तुमने एक खास बात तो मुझसे पूछी ही नहीं कि क्या मेरी आवाज माई की जैसी है। जहाँ यूशी 2 मिनट सोचकर एक्साइटेड होकर जवाब देती है कि आप कितनी अच्छी डबिंग कर लेते हो और आप इतने दिनों से दूसरी आवाज में बात कर रहे हो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। लिन के पास भी अब यहाँ पर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है और उसे हाल फिलहाल तो सिर्फ यूशी से पीछा छुड़वाना था, इसीलिए वो उसे उसकी फ्रंट डेस्क की जॉब याद दिलाता है और स्टूडियो शेड के सारे स्विच वगैरह बंद करके फटाफट वहां से निकल जाता है। अब तक ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज भी घर पर जा चुके थे। लिन भी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी यूशी माई माई चिल्लाते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जिसे ऐसा बोलने के लिए लिन मना करता है। यूशी उसे बोलती है कि भला वो ये मान क्यों नहीं लेता कि वही माई है, जिससे परेशान होकर यूशी उसे उसी वक्त फायर कर देता है और उसे जॉब पर आने से मना करता है। ये बोलकर वो अपनी कार की तरफ जाता है, पर यूशी उसे कार में बैठने ही नहीं देती। अब यूशी उसे लिन की बजाय माई कह रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वही माई है। वो उससे पूछती है कि वो इतने सालों से कहाँ था और वो उसे बोलने लग जाती है कि उसे पूरा यकीन था कि माई एकदम सही सलामत है। लिन यहाँ पर उसे थैंक यू कहकर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन यूशी उसे दोबारा से रोककर उसे अपने वीचैट पर ऐड करने की रिक्वेस्ट करती है और लिन को उसकी बात माननी पड़ती है। यूशी फिर लिन को फनी वे में ब्लैकमेल करके फिर से जॉब पर रखने के लिए भी कहती है और लिन भी परेशान होकर उसे हाँ कर देता है, जो सुनकर यूशी खुशी से उछल पड़ती है। अब वो पूरे रास्ते काफी एक्साइटेड होकर घर आती है, जहाँ घर पे जाकर भी वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। तभी उसकी नजर अपने बनाए हुए माई के कलेक्शन पर पड़ती है और उसे याद आता है कि सबसे जरूरी बात तो वो भूल ही गई। तभी वो लिन को मैसेज करती है कि वो उसे एज अ टीचर वर्शिप करना चाहती है। दूसरी तरफ लिन अपने घर पर कॉमिक्स से रिलेटेड कैरेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे यूशी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जिसमें उसे एक कंपनी के डायरेक्टर कह रहे थे कि तुमने बहुत से फैंस खो दिए हैं। तो लिन उसे जवाब देता है कि माई को उसके फैंस की काउंटिंग नहीं बल्कि उसका काम डिफाइन करता है। और फिर हम उसे अवार्ड फंक्शन का सीन देखते हैं, जो कि लिन की पास्ट मेमोरी का हिस्सा थे, जहाँ होस्ट जैसे ही बेस्ट वॉइस एक्टर को अनाउंस कर रही थी, तब लिन भी स्टेज के पास ही खड़ा हुआ था और उस अवार्ड का विनर और कोई नहीं बल्कि माई था, जो कि सच में लिन है। और वो अवार्ड लिए बिना ही वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है और उसने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी लिन अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो किसी को कॉल करके अगले दिन कंपनी में आने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे प्रोजेक्ट के एक कैरेक्टर यूमिंग का रोल प्ले करने के लिए कहता है और ये पर्सन कौन है हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि लिन और यूशी एक दूसरे के बारे में सेम ड्रीम देख रहे थे और लिन इस बात से काफी डर जाता है कि कहीं यूशी पूरी दुनिया को ना बता दे कि वही माई है, इसलिए वो उसे फायर करने का डिसीजन लेता है। वहीं यूशी डिसाइड करती है कि उसे कैसे भी करके माई का डिसाइपल बनना होगा। अब अगले दिन जब लिन ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि यूशी पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है। वो यूशी से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि उसे उसका डिसाइपल बनना था। यूशी अब बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भला उसे डबिंग क्लासेस में एंट्री कब मिलेगी। वो डिसाइड करती है कि चाहे उसे डबिंग क्लास में एंट्री मिले या फिर ना मिले, वो माई को अपना टीचर जरूर बना कर रहेगी। यूशी अब शाओटान को मैसेज करके पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बॉस मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। तो शाओटान उसे एक स्टोरी की स्क्रिप्ट सेंड करते हैं, जिसमें एक लड़की की फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय से शॉप ओनर की वाइफ बनने की स्टोरी होती है। यूशी फिर एक एम्प्लॉय को ये प्रिंट करने के लिए कहती है और जब वो प्रिंट लेने के लिए जा रही थी तभी वो देखती है कि लिन भी उसी तरफ जा रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। यूशी लिन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और जैसे तैसे करके उसकी नजरों से बचाकर वो प्रिंटिंग मशीन से उस स्क्रिप्ट का पेपर उठाकर वहां से चली जाती है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर लिन उसे काफी परेशान हो जाता है। वो जॉ को कॉल करके उसे फायर करने की बात कहता है और ये सब यूशी भी सुन लेती है। तो वो शाओटान को कॉल करके लिन को इम्प्रेस करने के लिए उससे फिर से मदद मांगती है। सीन अब जुनरान पर आता है, जो कि अपनी मस्ती में साइकिल राइड करता हुआ सड़कों पर इधर उधर घूम रहा था और ये वही पर्सन है जिसे लिन ने कॉल करके यूमिंग का रोल प्ले करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लुयाओ कंपनी की तरफ ही जा रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिस गाड़ी के अंदर उसके डैड और भाई थे। असल में उसके डैड नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से यूं ही सड़कों पर घूमता रहे, वो चाहते थे कि वो भी उनकी तरह अमीरों वाली जिंदगी जिए। डैड अब उसे अपने साथ कंपनी में चलकर घर का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है,
जहाँ उसके डैड उसके इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उसके भाई से कंपेयर करते हुए उसे ज़्यादा बेटर बताकर वहाँ से चले जाते हैं। जुनरान भी अपने मुंह से च्युइंगम निकाल कर वहीं सड़क पर फेंक कर जाने लगता है। तभी पीछे से एक बाइक आकर उसके पास रुकती है, जिस बाइक पर और कोई नहीं बल्कि जाओ थी। जहाँ वो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर जाओ उसे च्युइंगम उठाने का कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जुनरान उसके जाने के बाद भी उसके ख्यालों में खोया रहता है। जुनरान फिर कंपनी पहुंचता है, जहाँ पर लिन बाकी सभी स्टूडेंट से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सीन अब यूशी पर आता है, जहाँ पर शाओटन उसे कॉल करके बताता है कि वो कंपनी के बाहर पहुंच गया है और यूशी भी काफी एक्साइटेड होकर उससे मिलने के लिए बाहर जाती है। दूसरी तरफ जुनरान और लिन कैबिन में बात कर रहे थे, तभी जाओ वहाँ पर पहुंचती है और जुनरान उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन जाओ को उसका वहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जुनरान फिर यहाँ पर फनी वे में उससे फ्लर्ट करने लग जाता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू होने वाली थी, पर लिन जुनरान को वहाँ से भेज देता है। यहाँ लिन यूशी को फायर करने की बात कह रहा था, तभी वो हंसते हुए उसे जवाब देती है कि इस बार में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और उसे बाहर जाकर उसे देखने के लिए कहती है। अब जैसे वो बाहर आकर देखता है तो यूशी ने पूरे ऑफिस के अंदर आर्टिफिशियल वीट प्लांट लगा रही होती है, क्योंकि वीट माई की प्रोजेक्ट वीट विदाउट फील्ड्स का हिस्सा थे। इसलिए यूशी वीट लगाकर लिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी ये सब हरकतों से परेशान होकर लिन उससे पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। तभी लूशी उसे अपना टीचर बनाने और उसे डबिंग सिखाने की विश उसे बताती है, लेकिन लिन उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को शेड में बैठा हुआ देखते हैं और वो लोग टीचर्स की डबिंग सुन रहे थे। लिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और यूशी भी एक फाइल में लिन की साइन करवाने के लिए पहुंचती है। अब जैसे ही डबिंग क्लास खत्म होती है तो लिन स्टूडेंट से पूछता है कि उन्होंने आज क्लास में क्या सीखा, तो सारे स्टूडेंट्स कोई खास जवाब नहीं दे पाते। जहाँ लूशी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उससे परमिशन मांगती है, क्योंकि वो उस क्लास का हिस्सा नहीं थी। जैसे वो परमिशन देता है तो लिन जिस तरह से टीचर्स की डबिंग के बारे में बताती है, ये सुनकर लिन काफी हैरान रह जाता है। जाओ फिर जब लिन के कैबिन में आती है तो वो काफी परेशान दिख रही थी। वो लिन को वीडियो भेजती है जो कि फेदा के असिस्टेंट ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये वीडियो पूरी एडिट की गई थी, जिसमें लिन फेदा का अपने हिसाब से यूज कर रहा था ऐसा दिखाया गया था, जिस वीडियो को वो इग्नोर करने के लिए कह देता है। तभी जाओ को मिस्टर जैंग का कॉल आता है और वो लिन से बोलते हैं कि फेदा को जो रोल दिया था वो उसे वापस देने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन लिन उसकी बात को मना कर देता है। शाम के वक्त शाओटन कंपनी के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर लूशी उसे काफी परेशान दिखाई देती है। वो उसे वो वीडियो दिखाती है तो शाओटन उसे बताता है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं। उसी वक्त लिन भी घर जाने के लिए निकल रहा था। वो जैसे ही बाहर पहुंचता है तो सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसे उस वीडियो के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी यूशी भी वहां पर आ जाती है और लिन को अपने साथ चलने को कहती है। वो लिन का हाथ पकड़कर एक तरफ भागने लग जाती है और सारे रिपोर्टर्स भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर ये दोनों जैसे तैसे करके उन सभी से पीछे छुड़वाते हैं। यूशी फिर लिन की हेल्प करने के बदले में उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एज अ टीचर वर्शिप करने दे। एक बार के लिए तो लिन उसे मना कर देता है, पर फिर मजबूरी में उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। जो बात सुनकर यूशी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो लिन को गले लगा लेती है। सीन अब लिन के घर का आता है, जहाँ पर वो कॉमिक कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा था। तभी उसे यूशी का गुड नाइट मास्टर का मैसेज आता है। दूसरी तरफ शाओटन और यूशी फेदा के बारे में पता लगा रहे थे ताकि वो लिन की मदद कर सके। शाओटन अपनी नॉलेज यूज करके फेदा की डेटिंग सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि फेदा एक वक्त पर एक साथ 4 लड़कियों से बात कर रहा था। अब अगले दिन जब फेदा और उसका असिस्टेंट लुयाओ कंपनी में पहुंचते हैं और लिन को फेदा से बदतमीजी करने की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ फेदा यहाँ पर लिन को सब कुछ भूलकर वापस से उसे कैरेक्टर का रोल देने के लिए भी कहता है। तभी लिन उसे वो वीडियो दिखाता है, पर उस वीडियो को देखकर फेदा तो ऐसे अनजान बनने लग जाता है जैसे कि उसका इस सबसे कोई लेना देना ही ना हो। तभी यूशी भी वहां पर पहुंच जाती है और वो आकर सबके सामने उसकी पोल खोल देती है और उसकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लीक करने की धमकी भी देती है, जिस बात से उसका असिस्टेंट काफी डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं। लिन भी अब ये इन्फॉर्मेशन लीक ना करने के बदले में फेदा के असिस्टेंट से एडिटेड वीडियो डिलीट करने और कंपनी से ऑफिशियली माफी मांगने के लिए कहता है, और साथ में वो फेदा से मिस्टर जैंग को ये कहने के लिए कहता है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस कैरेक्टर का रोल छोड़ रहा है। जो सब देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है, पर उसका असिस्टेंट लिन की बात मान लेता है और साथ ही अपने फोन से लिन की वीडियो भी डिलीट कर देता है। अब जो फेदा और उसका असिस्टेंट वहां से जाने लगते हैं, तब फेदा यहाँ पर यूशी का फोन छीनने की कोशिश करता है, जहाँ लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने यूशी को छूने की कोशिश भी की ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिन भी यहाँ पर यूशी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। यूशी भी उस मोमेंट को याद करके काफी खुश होती है कि लिन ने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। एपिसोड की शुरुआत में हम फेदा और मिस्टर जैंग को एक साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर जैंग फेदा की हरकत की वजह से काफी गुस्सा होता है, पर वो लिन को भी एरोगेंट समझता है, जिस बात का फायदा फेदा उठाता है। वो यहाँ पर उसे उसके बारे में भड़काने लग जाता है और दूसरी एनिमेशन कंपनी योलोंग और उसके ओनर पर इन्वेस्ट करने के लिए कहता है।
जहाँ मिस्टर जैंग भी उसकी बातों में आ जाते हैं। सीन अब लियांग पर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिन का पुराना दोस्त है, पर वो दोनों किसी वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते और ये वजह हमें आगे पता चलेगी। लियांग का असाइनमेंट गुआन चैंग उसे बताता है कि टॉप डबिंग एक्टर फेदा उससे मिलने आ रहा है, जिसे हाल ही में फैंगलिंग कंपनी से निकाला गया है। और यहाँ पर गुआन ने उसे इनवाइट किया था क्योंकि फेदा की बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। जब लियांग और गुआन उससे मिलने के लिए स्टूडियो की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वो रिकॉर्डिंग करने के बजाय वहाँ पर फोन चलाने में बिजी था और लियांग वहाँ पर आ चुका है, उसे ये भी नहीं पता था। जहाँ वो उसे लिन की तरह सीधा डांटने के बजाय इनडायरेक्ट वे में अपनी तरीके से समझाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम फोन यूज करना अलाउड नहीं है, जिस बात के लिए फेदा उसे माफी मांगता है। सीन अब यूशी पर आता है, जहाँ वो आज भी स्टूडियो शेड में डबिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए आती है। वो वहाँ पर आकर बहुत ही खुश थी और सभी स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि उसे यहाँ पर कैसे अलाउ किया गया। तभी लिन खुद आकर बताता है कि उसी ने लूशी को यहाँ पर अलाउ किया है। वहीं फेदा अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश करने के बाद लियांग और गुआन से बात कर रहा था, जहाँ लियांग उससे लिन और लुयाओ कंपनी को लेकर कुछ सवाल करता है, जहाँ गुआन लिन और लुयाओ कंपनी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और ये सब सुनकर लियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुआन से ऐसा करने से मना करता है। सीन अब वापस से लिन पर आता है, जो कि अपने कॉमिक कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग में था, जहाँ उसे किसी एम्प्लॉय की ड्रॉइंग सही नहीं लगती। इसी वजह से वो सारे एम्प्लॉयज पर गुस्सा करता है और उसके गुस्से को लेकर सभी लोग उससे नाराज भी थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब यूशी लिन से बात करने की कोशिश करती है तो वो उससे भी गुस्से में बात करता है, जो देखकर यूशी डिसाइड करती है कि वो बेस्ट ड्राइंग लेकर लिन के पास जाएगी। फिर वो वांग के पास जाती है, जिसे लिन ने मीटिंग में उसकी ड्राइंग के लिए बहुत डांटा था। यूशी यहाँ पर उसे और अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए एनकरेज करती है और फिर वो वांग और उसकी ड्राइंग साथ लेकर लिन के कैबिन में पहुंचती है। लेकिन तब भी लिन वांग पर काफी गुस्सा करता है, जिस वजह से वांग कंपनी को छोड़ने का कहकर वहां से चला जाता है। यूशी तो नहीं चाहती थी कि वांग कंपनी से जाए, इसीलिए वो वांग की सारी ड्राइंग की कॉपीज लेकर लिन के कैबिन में पहुंचती है। लेकिन वहां पर तो सीन कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों साथ में बैठकर गेम खेल रहे थे, जो देखकर यूशी थोड़ी सी शॉक रह जाती है। कुछ देर बाद कंपनी के एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और ये सब कंपनी में नॉर्मल सी बात है। वो यूशी को ये भी बताती है कि लिन काम को लेकर चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन वो बाद में सभी लोगों को ठीक भी फील करवाता है। आगे हम देखते हैं कि जीवे स्टूडियो में चुपकी से प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ था। तभी यूशी भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर ऐसे आने के लिए मना करती है। उसी वक्त लिन भी वहाँ पर पहुंचता है और दोनों से वहाँ पर होने का रीजन पूछता है, जहाँ जीवे तो लिन के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। तो यूशी उसे बोलती है कि सभी लोग तुमसे डरते हैं ना, इसीलिए कोई तुमसे बोल नहीं पाता। जब लिन उसे ऐसी बात कहने का रीजन पूछता है तो बताती है कि वो किसी को अच्छे से नहीं जानता, जिसकी ये बात सुनकर लिन अगले दिन डबिंग क्लास का ही बाहर रखने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर कुछ कॉमिक बुक्स को देख रहा था। तभी उसे लियांग का कॉल आता है, जिसे लिन उठा तो लेता है, लेकिन लियांग से बात नहीं करता। लियांग उसे बताता है कि यी जल्दी ही घर आने वाली है और वो ये बात नहीं जानती कि अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। इसीलिए वो यी को इस बारे में बताने के लिए कहता है, जिसकी इस बात का लिन कोई भी जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है। लिन फिर यहाँ से अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, जब लिन और लियांग काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। वो ये भी याद करता है कि उसकी फैन फॉलोइंग में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी, तब लियांग ने उसे एनकरेज करा था। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स और लिन एक शॉप के अंदर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर लिन सभी को एक दूसरे से बात करने और अच्छे से जानने के लिए कहता है, लेकिन अभी भी कोई उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब लिन बात शुरू करने के लिए सभी को ये बताने के लिए कहता है कि उन्होंने ये इंडस्ट्री क्यों चूज करी। फिर सभी लोग एक दूसरे को बताने लग जाते हैं अपनी डबिंग को चूज करने का रीजन, जहाँ पर लिन यूशी को भी जवाब देने के लिए कहता है, जहाँ पर वो बहुत सारे रीजंस बताती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने डबिंग के बारे में प्रोफेशनली काफी कुछ लर्न किया हुआ है और वो कई स्टूडियोज के अंदर काम करके अपना खुद का खर्चा भी उठा लेती है। लिन को पता चलता है कि वो अभी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि यूशी अभी भी कॉफी शॉप के अंदर पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। और साथ में लिन ये भी जानता था कि किसी भी पर्सन का डबिंग को प्रोफेशनली सीखना इतना आसान नहीं है। फिर सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद लिन यूशी से उसके झूठ बोलने का रीजन पूछता है। तब बताती है कि डबिंग क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उससे डबिंग और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन दोनों में काफी बेटर है और वो उनसे कम बिल्कुल नहीं दिखना चाहती, इसीलिए उसने झूठ बोला। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि अगर आप मुझे एक चांस दे दो तो मुझे पूरा यकीन है कि डबिंग में अपना बेस्ट दे सकती हूँ। लेकिन अब उसे ये कहकर वहाँ से ले जाता है कि अपॉर्चुनिटी से किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब रात में यूशी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके दिमाग में यही सारी बातें आने लग जाती हैं कि अगर लिन इस इंडस्ट्री को इतना प्यार करता है तो फिर उसने डबिंग छोड़ने का डिसाइड क्यों किया। वो सोचती है कि लिन इसी वजह से काफी सैड और डिप्रेस्ड रहता होगा। वो डिसाइड करती है कि अब से वो उसकी स्टूडेंट होने के नाते उसका और भी ज्यादा ध्यान रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि वो लिन के बारे में सोच रही थी, बल्कि वो तो यूशी की बहुत सारी बातें याद कर रहा था जो कि उसने उससे कॉफी शॉप पर की थी और उसकी बातों से उसे अपनी मेमोरीज भी याद आने लग जाती हैं, जब उसके टैलेंट की भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। लिन अब यहाँ पर यूशी में खुद की झलक देखता है कि कैसे वो भी यूशी की तरह इस बात के लिए पूरा श्योर था कि चाहे कुछ भी हो जाए और कोई कुछ भी कहे, वो डबिंग को कभी नहीं छोड़ेगा और अपना बेस्ट देकर रहेगा।
अगले दिन लेन योशी को अपने पास बुलाता है और वो उसकी डेडिकेशन देखकर उसे डबिंग एक्टर बनाने का एक चांस देने का डिसाइड करता है, जो जानकर योशी काफी खुश होती है। लिन फिर उसे रिहर्सल रूम में जाने के लिए कहता है। अब जब योशी वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ वो कुछ कैंडिडेट्स भी थे जो कि किसी वजह से इंटरव्यू में नहीं पहुँच पाए थे। फिर लिन और टीचर विक्की वहाँ पर प्रोजेक्ट के 7 रोल्स के लिए वॉइस एक्टर सिलेक्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं और इसके लिए सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। फिर टीचर विक्की जुनरान और योशी को एक स्क्रिप्ट प्ले करने के लिए कहती है जिसमें योशी को मदर का रोल प्ले करना था, जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ही सैड थी। अब योशी अपनी परफॉर्मेंस में सैड फीलिंग नहीं ला पा रही थी, जिस वजह से टीचर विक्की उसे फिर से प्रिपेयर करने के लिए बोलती है। तो योशी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी होगी। सीन अब जुनरान और उसके भाई पर आता है जहाँ वो किसी होटल में बैठकर बात कर रहे थे। जुनरान का भाई उसे एक गिफ्ट देता है जो कि उसके डैड ने ही भेजा था, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते थे कि जुनरान उनके बर्थडे पर सबके सामने कोई नॉर्मल सा गिफ्ट दे, जो बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके डैड और उसका भाई उसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी जॉब को लेकर खुश नहीं हो तो तुम फिर से घर का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जाओ भी वहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले में आई हुई थी, जो कि उन लोगों की बातों को सुन लेती है। और जुनरान के डैड की नज़रों में एनिमेशन इंडस्ट्री की कोई खास वैल्यू नहीं थी, जो बात जाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो जुनरान के भाई को कंट्री में एनिमेशन इंडस्ट्री की करंट ग्रोथ के बारे में बताती है। साथ में जुनरान को भी एक अच्छा वॉइस एक्टर बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी पर्सन इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को कम समझे। अब जब जाओ वहाँ से जाने लगती है तो जुनरान भी उसके पीछे पीछे जाता है और जाओ को उसकी तारीफ करने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन वो हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। सीन अब योशी पर आता है जहाँ वो जबरदस्ती सैड होने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी लिन उसे समझाता है कि डबिंग में रियल फीलिंग्स का यूज करना होता है, पर यहाँ पर उसे उसकी बात कुछ खास समझ में नहीं आती। वो अपने फोन में सैड कैसे रहे इस बारे में सर्च कर रही थी, जहाँ उसे सजेस्ट मिलता है कि अगर हमें किसी चीज को अवॉइड करें या फिर सैक्रिफाइस करें तो हम सैड फील करने लगते हैं। और इस चक्कर में योशी अपना खाना छोड़ने का डिसाइड करती है। वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती है। सीन अब लिन पर आता है जो कि अपने घर पर रोज की तरह स्केच ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे योशी का मैसेज आता है जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जिससे वो काफी सैड हुआ हो। जिसका ये मैसेज पढ़कर वो अपने पास्ट के इंसिडेंट को याद करने लगता है, जहाँ टेबल पर कुछ रिपोर्ट्स रखी हुई थी और लिन एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, जो सब कुछ याद करके वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। और वो योशी के इस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता, बस उसे गुड नाइट का मैसेज सेंड कर देता है। अगले दिन अब सारे स्टूडेंट्स रिहर्सल रूम में अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जब टेस्ट शुरू होता है तो योशी अपने ग्रुप के साथ स्टूडियो में डबिंग करने के लिए जाती है, जहाँ वो डबिंग करने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाती है। और जब लिन को पता चलता है कि योशी ने सैड रहने के लिए खुद को भूखा रखा तो वो उसे ऐसा करने के लिए बहुत ही डांटने लगता है। वो उसे फिर अच्छे से समझाता है कि कैसे वो अपने रोल के लिए लाइव कैरेक्टर को मानकर एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर एक और चांस देने के लिए भी रेडी हो जाता है। योशी फिर अपनी लाइफ का एक बुरा इंसिडेंट याद करते हुए रिहर्सल रूम में टेस्ट देने के लिए पहुंचती है। लिन भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था और इस बार जब योशी मदर का रोल डब करना शुरू करती है तो डब करते करते वो रोना शुरू कर देती है, जहाँ टेस्ट कंप्लीट होते ही वो ऑफिस से रोते हुए चली जाती है और पास में इसी साइड पर जाकर एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसे देखकर लिन भी वहाँ पर आ जाता है। तब योशी उसे बताती है कि आज ही के दिन उसकी मदर की मौत हुई थी और वो उस वक्त काफ़ी छोटी थी। लिन यहाँ पर उसे कंसोल करता है, साथ ही उसकी परफॉर्मेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करता है। वो उसे समझाता है कि एक अच्छा डबिंग एक्टर होने के लिए आपको क्विकली हर रोल को प्ले करना आना चाहिए और सेम लाइफ के अंदर भी हमें जल्दी जल्दी रोल प्ले करना पड़ता है। जो बात उसे बताते ही लिन अपने पास की बातें याद करने लग जाता है। जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे किसी टाइप का कैंसर हो गया है जो कि पहली स्टेज पर है, वो उसे जल्दी सर्जरी करवाने के लिए कह देते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि वो फ्यूचर में अपनी वोकल कॉर्ड्स को यूज नहीं कर पाएगा और उसे कुछ न्यू प्रोनाउंसिएशन टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी। साथ ही वो उसे ये भी बता देते हैं अगर वो सर्जरी नहीं कराता तब भी उसकी वोकल कॉर्ड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो अपनी आवाज़ डबिंग में फिर से यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो उसे अपनी लाइफ और वॉइस में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को चूज़ करने के लिए कहते हैं, जहाँ में ये तो पता चल जाता है कि वो अपनी वॉइस के बदले लाइफ को चूज़ करता है। इसी वजह से शायद उसने डबिंग इंडस्ट्री छोड़ दी। सीन अब दोबारा से रिहर्सल रूम में आता है, जहाँ पर लिन और टीचर विकी सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करते हैं, जिसमें योशी भी सिलेक्टेड थी। जो स्टूडेंट्स पहले से सिलेक्टेड थे वो भी इस बार फिर से सिलेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ एक न्यू स्टूडेंट शाओबाई भी ऐड हो जाता है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद सारे स्टूडेंट्स खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं और लिन भी उन्हें इस तरह देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद हम योशी को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप में बैठकर डोनेशन बॉक्स के पैसे काउंट कर रही थी। वो और शाओटन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस बार बच्चों के लिए क्या किया जाए।
तभी यूशी को बात याद आती है जब लिन बाकी स्टूडेंट्स को कॉफी शॉप पर लेकर आया था, तब उसने भी डोनेशन बॉक्स में काफी सारे पैसे डाले थे। सीन अब लिन पर आता है जहाँ उसे यूशी मैसेज करके पूछती है कि उसने इतने सारे पैसे डोनेशन बॉक्स के अंदर क्यों डाले थे। वो उससे पूछती है कि क्या वो उन बच्चों को देखना चाहता है। अगले दिन लिन हैप्पीनेस स्कूल पहुंचता है, तभी उसे वहाँ की प्रेसिडेंट वांग मिलती है जो उसे बताती है कि बच्चे उसे बहुत याद करते हैं क्योंकि लिन वहाँ पर पहले बच्चों की मदद करने और उनसे मिलने के लिए आया करता था। वो यहाँ पर उसे यूशी के बारे में भी बताती है। तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि यूशी अक्सर बच्चों के लिए रेडियो रूम के अंदर कुछ स्टोरीज वगैरह भी रिकॉर्ड करती है और उस वक्त भी वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग ही कर रही थी। इसलिए लिन भी रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि यूशी को बच्चों ने काफी सारे गिफ्ट्स दिए थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद लिन यूशी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो रास्ते में यूशी को पूछता है कि वो लगातार 6 सालों से इन बच्चों से क्यों मिलती आ रही है। तो यूशी बताती है कि वो पहले लिन से मिलने के लिए बहाने ही वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन बाद में उसे उन बच्चों के साथ अच्छा लगा और उनकी हेल्प करने से उसे काफी खुशी मिलती है। ये दोनों अब बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ लिन भी यूशी का सामान रखने के लिए उसके घर में जाता है। तभी पड़ोस की आंटी लिन को देख लेती है। अब जब लिन सामान रखकर जा ही रहा था तभी वो आंटी उसे रोक लेती है और उसे वहां से जाने नहीं देती। उन्हें लगता है कि लिन यूशी का बॉयफ्रेंड है। वो लिन को बताती है कि कैसे यूशी माई नाम की पर्सन के पीछे रो रही थी क्योंकि वो माई को यूशी का एक्स मानती थी। जो सब सुनकर लिन और यूशी दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। फिर वो जैसे तैसे करके आंटी को वहां से भेज देती है और लिन को आंटी की बातें छूटी ना लगे, इसलिए यूशी उसे अपना बनाया हुआ माई का कलेक्शन दिखाती है, जो देखकर लिन काफी हैरान हो जाता है। यूशी उससे बोलती है कि वो उसे ऑफिशियल सेरेमनी रखकर उसे उसका स्टूडेंट बनाने के लिए कहती है, पर लिन उसे ये सारी फॉर्मेलिटीज करने से मना करता है और उसे बस उसके लिए चाय बनाने को बोलता है। तो यूशी उसके लिए चाय बनाने लगती है और लिन उसका घर देखता है। लिन को वहाँ पर कुछ टेप्स नजर आती है और जब वो उनमें से एक टेप को सुनने लगता है, जैसे यूशी उसे देखती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर बहुत ही पुराना था और टेप की रील उसमें उलझ जाती है। सीन अब जुनरान की डैड की बर्थडे पार्टी पर आता है, जहाँ पर जुनरान भी अपने डैड के लिए वहाँ पर एक गिफ्ट लेकर पहुंच गया था और वो सभी रिलेटिव्स के सामने गिफ्ट ओपन करने के लिए कहता है। इसलिए उसके डैड भी गिफ्ट ओपन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुनरान ने वही गिफ्ट दिया होगा जो कि उन्होंने आज उसे सुबह दिया था। पर वो अपने डैड को छुड़ाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जैसे उसकी डैड गिफ्ट ओपन करके देखते हैं तो उसमें एक ओल्ड कॉमिक कैरेक्टर का स्कल्पचर निकलता है, जिसे देखकर जुनरान की डैड काफी अपसेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ मिस्टर जैंग और बाकी इन्वेस्टर्स के साथ एक होटल में मीटिंग कर रही थी। मिस्टर जैंग अब यहाँ पर उसे इनडायरेक्टली टच करने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। जाओ फिर सभी इन्वेस्टर्स को लुयाओ कंपनी का सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोल के अपनी ड्रिंक पीने लगती है। तो मिस्टर जैंग उसे चैलेंज देते हैं कि अगर वो एक एक्स्ट्रा ड्रिंक पी लेगी तो वो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जहाँ पर जाओ उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। सीन अब दोबारा से लिन पर आता है जो कि रिकॉर्डर में फंसी हुई टेप को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओटान पहुंच जाता है और योशी उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। शाओटान भी अब यहाँ पर बातों बातों में योशी के सामने कंपनी से फायर ना होने के लिए बनाए गए सारे प्लान्स की पोल खोल देता है, जो सारी बातें सुनकर लिन बिना चाय पिए ही वहाँ से जाने लगता है। तो योशी उसके पीछे पीछे जाती है। लिन उसे बोलता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना चुका है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जाओ और बाकी सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अनकॉन्शियस हो चुके थे। जाओ जैसे तैसे करके अब यहाँ से घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे जुनरान वहाँ पर देख लेता है क्योंकि उसके डैड की बर्थडे पार्टी भी इसी होटल में थी। जाओ की हालत देखकर वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और जब वो उसे घर छोड़ता है तो जाओ की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, वो वॉमिटिंग करने लगती है। इसलिए जुनरान वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। अगले दिन जब जाओ नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि जुनरान भी उसके साथ उसी के बेड पर सोया हुआ था, जिस वजह से वो उस पर काफी गुस्सा करती है, पर वो उसे यहाँ पर छेड़ने लग जाता है। तो जाओ से ये बात किसी को बताने से मना करती है। जिसके बाद ऑफिस में लिन योशी को ऑफिशियली डबिंग क्लासेस का स्टूडेंट बना देता है, जहाँ योशी उससे पूछती है कि क्या वो किसी लूसी फिश नाम की इंटरनेट फ्रेंड को जानता है, जिसे उसने काफी टाइम पहले फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड किया था और उसे डबिंग भी सिखाई थी, क्योंकि ये आईडी योशी की ही थी। पर लिन को इस बार में कुछ भी याद नहीं था। लिन अब सारे स्टूडेंट्स को डबिंग की प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट सही से डबिंग नहीं कर रहा था। इसलिए वो उन सभी को सी साइड पर लेकर जाता है और वहाँ पर दूसरे लोगों के सामने जोर जोर से डायलॉग्स बोलने के लिए कहता है, ताकि उनके अंदर की हेजिटेशन खत्म हो सके। अब वो रोज सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है, जिससे कि उनकी डबिंग में इम्प्रूवमेंट हो। एक दिन जब ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स सी साइड पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की नीचे उतरती है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे देखने लग जाते हैं। और जब वो उसे पूछते हैं कि वो कौन है, तो उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। वो उन सभी को बताती है कि वो फेमस डबिंग एक्ट्रेस यी है, जो कि लियांग की सिस्टर होती है। यी अब लियांग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचती है, जहाँ वो उसे लिन के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि अब वो दोनों साथ में क्यों नहीं है।
जहाँ लियांग पास्ट का इंसिडेंट याद करने लगता है जब लियांग ने लिन के ना चाहते हुए भी एक कंपनी के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ये कहकर लिया था कि वो इसके अंदर माई की वॉइस डालेगा, जबकि लिन अब डबिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि अब उसे अपनी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो बात लिन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ये सारी बातें पहले से लियांग को क्लियर कर चुका था। इसी वजह से लिन कंपनी छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लियांग और उसके आइडियाज अब मैच नहीं करते। यही भी अब लिन से मिलने के लिए लुयाओ कंपनी में पहुंचती है और यहाँ वो उन दोनों को फिर से पहले जैसे फ्रेंड्स बनने के लिए कहती है, लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानता। जहाँ ये उससे पूछती है कि क्या वो लुयाओ कंपनी ज्वाइन कर ले, जिसकी ये बात लिन मान जाता है। अब सारे स्टूडेंट्स और ये स्टूडियो में अपने अपने रोल्स की प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ रिहर्सल खत्म होने के बाद लिन ये की डबिंग की तारीफ करता है और इसे इस प्रोजेक्ट का एक रोल देकर टीम का पार्ट बनाने का अनाउंस करता है। जहाँ टीचर विक्की लूसी का रोल किसी और को दे देती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो लिन के पास जाकर पूछती है कि टैलेंट और हार्डवर्क दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लिन उसे बाद में जवाब देने का कहकर वहाँ से चला जाता है। लिन अब किसी काम के सिलसिले में अपने ऑफिस के बाहर आया हुआ था। जहाँ रास्ते में वो लूसी के इस सवाल को याद करता है, तभी वो अपने पास का इंसिडेंट याद करता है जब उसकी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही फेस चल रहा था। तब उसके वर्ड्स ये होते थे कि मैं टैलेंट पर नहीं बल्कि हार्डवर्क पर रिलाय करता हूँ। लेन अब जैसे ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि यूशी वहां पर अकेले बैठकर ये के डबिंग प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। लेन यहाँ पर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूशी की बातें उसे पता चल जाता है कि वो खुद को ये के टैलेंट से कंपेयर कर रही है और डबिंग के लिए खुद को अनडिजर्विंग मानती है। सीन अब लियांग और ये पर आता है, जहाँ ये दोनों डिनर के लिए एक होटल में आए हुए थे। तभी लियांग को पता चलता है कि उसने लिन को भी यहाँ पर इनवाइट किया है। अब ये दोनों लिन का इंतजार कर रहे थे। तभी यही बातों बातों में उसे बोल देती है कि वो लिन को पसंद करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।